अगर मैं कहूं कि हर बिल एक्ट नहीं होता, हर एक्ट ऑर्डिनेंस नहीं बनता, हर एक्ट के रूल्स नहीं होते और हर बॉडी की रेगुलेशंस हो, ऐसा जरूरी नहीं, तो इस स्टेटमेंट में आपको कितना समझ में आया? तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीजों के डिफरेंस की। सो वेलकम यू ऑल टू बीपीएससी गुरुकुल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, क्योंकि कोई भी टॉपिक आगे पढ़ने से पहले आपका इन चीजों को जानना काफी जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं एक्ट पास हुआ, बिल पास हुआ, अमेंडमेंट्स हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर साउंडिंग बेसिक टर्म्स हम आज समझने वाले हैं। सिमिलर साउंडिंग बेसिक टर्म्स को, सिमिलर साउंडिंग बेसिक टर्म्स और इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं, सो दैट आप लॉ को होलिस्टिकली समझ सको और इन टॉपिक्स में आगे कभी कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करती है। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है। एग्जांपल लेकर अगर समझें कि हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, जिसका काम है लॉज बनाना, फिर है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है इन लॉज को इंप्लीमेंट करना, और फिर है जुडिशरी, जो ये देखते हैं कि ये जो लॉज हैं ये जो वैलिड हैं या नहीं, इंटरप्रेट करने का काम करती है, एक्सेट्रा। अब क्या इंडिया में ये डिवीजन ऑफ पावर है? जी हाँ, जैसे कि लेजिस्लेटिव को पार्लियामेंट संभालती है, एग्जीक्यूटिव के हेड है हमारे प्रेसिडेंट, और जुडिशरी को कोर्ट संभालता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आपने सिविक्स पढ़ा तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि डिवीजन ऑफ पावर जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। मतलब क्या हुआ कि तीनों ही ऑर्गन इक्वल फुटिंग पर है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इस डिवीजन ऑफ पावर का टेक्निकल टर्म है सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और समझना बहुत जरूरी है आगे सारी चीजों को क्लियर करने के लिए। चलो थोड़ा सा टाइम देके हम इसको समझते हैं। सो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में और भी लोगों ने बात की है, जैसे कि अरिस्टोटल हो, जॉन लॉक हो गए, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर इस टर्म के कॉइनेज का क्रेडिट जो है, इसके मॉडर्न फॉर्मुलेशन का जो क्रेडिट जाता है फ्रेंच सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर मोंटेस्क्यू को। आपको पता है इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज, और ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ, पॉलिटिकल थ्योरी और जूरिस्प्रूडेंस की वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पब्लिश्ड वर्क में से एक है। एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि 1787 में यूएस के फाउंडिंग फादर्स ने इनके वर्क से इंस्पायर होकर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। इसके बाद 1789 में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि अगर किसी देश में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो फिर उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एकदम सिंपली हम समझते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिकली क्या कहता है कि हमें ना लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है। किस चीज से? पावरफुल लोगों से, उनकी आर्बिट्रेरीनेस से, जिसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट की जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो सेपरेट रहे और इंडिपेंडेंट रहे। तो ये डॉक्ट्रिन मेनली ये कहता है कि गवर्नमेंट में जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करें, और सेम इंसान एक से ज्यादा ऑर्गन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी एक ऑर्गन के पास हद से ज्यादा पावर्स एक्यूमुलेट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेजिस्लेचर चाहे भी तो खराब लॉ क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि जैसे ही वो ये करेगा जुडिशरी उसे क्वेश्चन करेगी।
तो सेपरेशन ऑफ पावर होने के कारण कोई भी एक बॉडी अपनी पावर्स का हद से ज्यादा यूज या मिसयूज नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वो ये करने का ट्राई करेगी, जो बाकी ऑर्गन्स होंगे वो उसे क्वेश्चन करने लगेंगे, और इसी क्वेश्चनिंग के सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर होने के कारण गवर्नमेंट के जो आर्बिट्रेरीनेस है वो डिक्रीज हो जाती है और जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमने देखा कि इस चेक एंड बैलेंस की वजह से, सेपरेशन ऑफ पावर होने की वजह से गवर्नमेंट की जो आर्बिट्रेरीनेस है वो डिक्रीज हो जाती है, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। एक लास्ट चीज, यूएस में इस सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंसेस में फॉलो किया जाता है, वहीं इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं है, काफी फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि एक ड्राफ्ट, एक बिल और एक एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने कॉलेज का एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, डेजिटेशन पे काम करना है। तो एक इनिशियल लेवल पर जब आप आइडिएट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, कहीं से कंटेक्ट कर रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब रफ वर्क वाले स्टेज पे हैं तब हम इसे ड्राफ्ट कहेंगे। फिर जब सारी चीजों को फाइनलाइजेशन पे लेकर जाते हैं, पॉलिश हो जाते हैं, क्यूमुलेट कर लेते हैं सब चीजों को, और अब आप इसे अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं अप्रूवल के लिए, तब आपका ड्राफ्ट बिल बन जाता है। फिर जब अथॉरिटी इसे प्रोसीजर के हिसाब से अप्रूव कर देती है तब आपका बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसे नॉर्मल प्रोसीजर से समझते हैं। मान लीजिए कि इंडिया में एक लॉ बनाना है, एनिमल प्रोटेक्शन लॉ बनाना है। तो ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होगा? पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा एक ड्राफ्ट या पॉलिसी से, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी लॉ के लिए, जिसमें आइडियाज इंक्लूड किए जाते हैं, गाइडलाइंस लिखी जाती हैं, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस होना चाहिए, सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, और ये होता है ड्राफ्ट। फिर जब इस ड्राफ्ट को आप पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के सामने प्रेजेंट करते हो, जहां पर इस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है और वोटिंग ली जाती है, मतलब वो अपने ड्राफ्ट को किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने प्रेजेंट करते हैं जब आप अप्रूवल के लिए, तब आपका ड्राफ्ट बिल बन जाता है। फिर जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से ये बिल अप्रूव हो जाता है, तब ये थर्ड स्टेज पर जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है अप्रूवल के लिए, और अगर प्रेसिडेंट भी इसे अप्रूव कर देते हैं, अपनी एसेंट दे देते हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, आपका बिल जो है वो अब लॉ बन चुका है, एक्ट बन चुका है। तो ये है नॉर्मल लेजिस्लेचर प्रोसीजर, और ये डिफरेंस है ड्राफ्ट, बिल और एक्ट के बीच में। तो बहुत ही सिंपल था। अब हम एक टेक्निकलिटीज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली टेक्निकलिटीज की अगर बात करें, तो अगर आपका बिल इस स्टेज पर आकर अटक जाता है कि पार्लियामेंट के एक हाउस से तो अप्रूवल मिल गया लेकिन दूसरे हाउस से नहीं मिल रहा है, तो अब क्या होगा? तो प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशंस बिठा सकते हैं, दोनों हाउसेस को साथ में बिठाएंगे डेडलॉक क्लियर करने के लिए, और इस बिल पर सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग ली जाएगी। अगर ये पास हो जाती है तो एक्ट बनेगा, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निकलिटी की, जो है प्रेसिडेंट की वीटो पावर। तो आपने देखा होगा कि बिल को अप्रूव करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो इस स्टेज पर प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें अगर लेजिस्लेचर हड़बड़ी में या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में कोई ऐसा लॉ लाना चाहते हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, डेट्रीमेंटल होने वाला है, तो प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए तीन चीजें कर सकता है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, अपना एक्सेंट विदहोल्ड कर सकते हैं। इस केस में जो बिल है वो लैप्स हो जाता है, वो कभी एक्ट नहीं बनता। तो ये होता है एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो।
इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए फिर से हाउसेस के पास भेजते हैं कि कुछ अमेंडमेंट करो, रिकंसिडर करो। इसमें आपको एक चीज समझनी है कि अगर प्रेसिडेंट ने हाउस के पास फिर से भेजा रिकंसिडर करने के लिए, अब ये हाउसेस के ऊपर है कि उन्हें अमेंडमेंट करनी है, नहीं करनी है, कंसिडरेशन करनी है या नहीं करनी है। अब अगर हाउसेस ने बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी चेंज के फिर से भेज दिया, तो अब प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उन्हें अब इस बिल को अप्रूव करना ही पड़ेगा। तो उनो रिवर्स उनो, तो एक बार सस्पेंसिव वीटो अगर यूज हो गया और फिर से अगर बिल जाता है तो फिर वीटो पावर नहीं यूज हो सकता। तीसरा आता है पॉकेट वीटो। इसमें कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है प्रेसिडेंट, ये भी एक ऑप्शन है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो या तो इसे अप्रूव ना करे, रिजेक्ट ना करे, तो ये भी क्या होता है, एक ऑप्शन होता है। क्योंकि यूएस में एक टाइमलाइन है कि प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर रिकंसिडरेशन के लिए भेजना होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो इनडेफिनिटली एक बिल को पेंडिंग छोड़ सकते हैं, तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। जैसे हम कभी कभी पैसे रख के पॉकेट में भूल जाते हैं, तो पॉकेट वीटो आप रख के भूल जाए, कोई भी एक्शन नहीं ले, ये होता है। यहाँ भी आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, इन केस ऑफ मनी बिल, मनी केस के बिल में अलग अलग तरीके के बिल होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मनी केस के बिल में प्रेसिडेंट सिर्फ सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकते, या तो अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकते। मे भी शायद मनी बिल के केस में इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से किया जाता है। दूसरा, ये चेंज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुआ था कि अगर कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड है तो फिर प्रेसिडेंट को उसे अप्रूव करना ही होगा। तो ये दो चीजें हैं, और ये था प्रेसिडेंट का वीटो पावर। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और एक टर्म को समझते हैं, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जैसे पहले हम देखते हैं हमारी जो पार्लियामेंट होती है, लोकसभा और राज्यसभा, क्या ये पूरे साल भर काम करते हैं? तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन नॉर्मली ट्रेडिशनली पार्लियामेंट के साल भर में 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। जरूरत पड़ने पर इन सेशंस को आगे पीछे भी किया जा सकता है, पर एक रूल फॉलो करना होता है कि पार्लियामेंट के किन्हीं भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इससे पहले हमने जो भी प्रोसेस समझा, नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, बिल से एक्ट बनने का प्रोसेस, ये कब फॉलो किया जाता है? जब पार्लियामेंट सेशन में होती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और अर्जेंटली कोई लॉ पास करना हो, तब क्या करते हैं? तब हम मदद लेते हैं ऑर्डिनेंस के प्रोसेस की। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जिस पीरियड को हम रिसेस कहते हैं, तब सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 के अंडर पावर है, लॉ मेकिंग पावर है। स्टेट के पास गवर्नर की जो स्टेट की लॉ मेकिंग पावर है वो गवर्नर के पास होगी आर्टिकल 213 के अंडर। तो अब हम जानने वाले हैं एग्जीक्यूटिव की लॉ मेकिंग पावर के बारे में, ठीक है, जो कि सेंटर में प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं, जो मेंशन है आर्टिकल 123 में, और स्टेट लेवल पे गवर्नर होल्ड करते हैं, जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 213 आर्टिकल नंबर में। तो अभी तक हमने लेजिस्लेटिव के लॉ मेकिंग पावर्स के बारे में जाना था। अब हम एग्जीक्यूटिव के लॉ मेकिंग पावर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जरूरी है कि जो पावर है वो स्टेरिंगली यूज हो, और सिर्फ 2 केसेस में ही यूज हो सकती है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, और दूसरा जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और अर्जेंटली लॉ पास करने की नीड है, तभी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। ये होती है एग्जीक्यूटिव के लॉ मेकिंग पावर। इसीलिए मैंने कहा था कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। अब एक एक्ट और ऑर्डिनेंस में सारी ही चीजें सेम होती हैं,
एक ऑर्डिनेंस पास करते हुए भी आपको सारी चीजों का ध्यान रखना होता है जो एक एक्ट में रखना होता है। एक ऑर्डिनेंस भी लॉ के ऊपर वैसे ही अप्लाई होता है जैसे एक एक्ट होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है जो कि मेन डिफरेंस है कि वो है वैलिडिटी का। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी फिक्स रहती है। एक ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है 6 मंथ और 6 वीक्स के लिए। अब ये दो टाइमलाइन क्यों, उसको समझते हैं। हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप नहीं हो सकता। जब ये 6 महीने का गैप हो जाता है जिसे हम रिसेस कहते हैं, तभी ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। तब ऑर्डिनेंस बनने के 6 महीने के अंदर ही अंदर नेक्स्ट सेशन होने वाला है। अब जैसे ही पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन होगा वैसे ही जितने भी ऑर्डिनेंस बने थे रिसेस पीरियड में उन सबको पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, उन पर डिबेट हो सके, डिस्कशन हो सके, वोटिंग हो सके, नॉर्मल बिल वाला प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए पहला टाइमलाइन है 6 मंथ का। दूसरा, अब जैसे ही ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के हाउसेस के सामने आता है उनके पास टाइमलाइन होता है 6 वीक्स का। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को 6 हफ्तों के अंदर डिसाइड करना होता है कि क्या वो ऑर्डिनेंस को पास करना चाहते हैं या निरस्त करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर ऑर्डिनेंस दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो वही बिल वाला प्रोसेस, तो ये एक्ट बन जाता है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है या फिर उसे रिजेक्ट किया जाता है तो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है और इसीलिए ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है 6 मंथ और 6 वीक्स की। तो अभी हम देखते हैं एक्ट। एक्ट जो होता है वो परमानेंट होता है, जब तक उसको रिपीट नहीं किया जाता, कोई चेंजेस या उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाता, तब तक उसकी वैलिडिटी रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रूल और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनमें डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया। अब ये एक्ट लोगों पर कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए एग्जीक्यूटिव, जिनका काम ही है लॉज को इंप्लीमेंट करना, वो इस एक्ट के लिए रूल्स बनाती है। तो अगर सेंट्रल लेवल पे लॉ बन रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, वहीं अगर स्टेट लेवल पर कोई लॉ बनता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बनाती है। तो एक्ट के अंदर रूल्स होते हैं और रूल्स क्या करते हैं, प्रोसीजर बताते हैं कि इन लॉज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सिंपल। अब रेगुलेशंस की बात करते हैं। जहां रूल्स प्रोसीजर पर फोकस करते हैं वही रेगुलेशन वाइडर स्कोप होती है और सब्सटैंटिव एरिया को कवर करते हैं। सब्सटैंटिव एरिया को कवर करने की वजह से इनका स्कोप वाइडर हो जाता है। ये जो है डेलीगेटिव लेजिस्लेचर का रिजल्ट है एक तरह से। जब लॉ बनाने की अथॉरिटी आप किसी और बॉडी को डेलीगेट करते हो तो वो रेगुलेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में बहुत सारी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं जो खुद लॉज को इंप्लीमेंट करती हैं। अब ये जो बॉडी है ये खुद को कैसे गवर्न करेगी, कैसे फंक्शन करेगी, इसके लिए वो रेगुलेशंस बनाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये बॉडी एक्ट के अंदर स्टैब्लिश की गई है और यही बॉडी लॉज को इंप्लीमेंट करती है। अब ये बॉडी खुद को कैसे गवर्न करेगी, कैसे फंक्शन करेगी, उसके लिए वो रेगुलेशंस बनाती है। तो पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने एक्ट बनाया, इस एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके लिए एक रूल्स बने। और अगर कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ये लॉ इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है तो वो खुद को कैसे फंक्शन करेगी, रेगुलेट करेगी, उसके लिए वो रेगुलेशंस बनाती है। सिंपल एंड क्लियर, ये डिफरेंस होता है रूल्स और रेगुलेशंस में। 2-3 टेक्निकलिटीज को समझते हैं। अब फर्स्ट है हमारे पास, बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि हर एक्ट का रूल होगा या हर एक्ट के रेगुलेशन हो, कोई ऐसा रूल नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर कभी एक्ट वर्सेस रूल या एक्ट वर्सेस रेगुलेशन